अगर केवल वो पार्लियामेंट के सिस्टम की बात करते हैं तो स्पीकर को रखनी चाहिए थी, तभी प्रधानमंत्री ने रखी थी। और अब जब उद्घाटन हो रहा है तो ना स्पीकर कर रहे हैं और ना भारत की जो प्रथम नागरिक है वो कर रही है और उनके पड़ोस में लगा हुआ संसद भवन है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या मैसेज दुनिया को देना चाहती है, कि वो जो सत्ता की राजनीति है, सत्ता की राजनीति और सिद्धांतों का कोई तालमेल नहीं। अब राजनीति नैतिकता और सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी, ना नैतिकता बची है ना सिद्धांत बचे हैं। ये इनके कुर्सी मिल जाए और कुर्सी के लिए अगर लोगों के कत्लेआम भी करने पड़े तो वो भी करें। वो क्या है कि दुनिया में सावरकर को कौन जानता है, लेकिन दुनिया में महात्मा गांधी को तो सब लोग जानते हैं। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि भारत के आजादी की लड़ाई में जिन्होंने सबसे बेहतरीन तराना लिखा, आप उसके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जो गलत बात है। और वैचारिक चीजों को हमें दलील कूचों की राजनीति में नहीं लाना चाहिए। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अशोक भारती जी। हम उनसे बात करेंगे जो अभी नई पार्लियामेंट के सिलसिले में, इसके साथ ही अल्लामा इकबाल हों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों या गांधी जी को हटा करके सावरकर को लाना हो, इस पे सर नई पार्लियामेंट को लेकर के काफ़ी बहस चल रही है और कहा जा रहा है कि जो एसटी क्लास है, क्योंकि बीजेपी ने ही इसका बहुत शोर मचाया था कि हमने प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन अब उनकी तौहीन की जा रही है और नई पार्लियामेंट बन रही है लेकिन उनको नहीं बुलाया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पार्लियामेंट का मसला है, जब पार्लियामेंट की नींव रखी गई थी, हिसाब से तो वो या तो अगर केवल वो पार्लियामेंट के सिस्टम की बात करते हैं तो स्पीकर को रखनी चाहिए थी, तभी प्रधानमंत्री ने रखी थी। और अब जब उद्घाटन हो रहा है तो ना स्पीकर कर रहे हैं और ना भारत की जो प्रथम नागरिक है वो कर रही है और उनके पड़ोस में लगा हुआ संसद भवन है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या मैसेज दुनिया को देना चाहती है, कि वो क्यों, क्या बात है, क्या इसलिए वो पार्लियामेंट का जो उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं करवा रहे, वो एक महिला है और एक आदिवासी, शायद हो सकता है उनकी व्यवस्था में ये बात उनके दिमाग में ना बैठ रही हो। बड़ी बातें जो ये लोग करते हैं महिलाओं को लेकर के, और लाल किले की फसील पे जो चीर से कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान, मतलब ये सिर्फ बयान ही बयान है, जब मौका आता है तब उनको तो खारिज कर दिया जाता है। देखिए, मैं समझता हूं कि भारत की जो राजनीति है और खास तौर से जो सत्ता की राजनीति है, सत्ता की राजनीति और सिद्धांतों का कोई तालमेल नहीं। अब राजनीति नैतिकता और सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी गई, ना नैतिकता बची है ना सिद्धांत बचे हैं। ये इनके कुर्सी मिल जाए और कुर्सी के लिए अगर लोगों के कत्लेआम भी करने पड़े तो वो भी करें। तो ये जो है, ये मुझे लगता है भारत की राजनीति का बहुत बुरा दौर है। और इस बात के लिए तो हमने देश में आजादी की लड़ाई हमारे लोगों ने नहीं लड़ी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी एक साहब लेकर के पहुंचे थे, एडवोकेट थे, कि साहब इसको रोका जाए, तो संविधान के खिलाफ है कि राष्ट्रपति मौजूद है और राष्ट्रपति के अधीन पूरी पार्लियामेंट चल रही है और उससे ये इसका उद्घाटन न करा करके प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कहा और कहा कि आइंदा ऐसा कोई मुद्दा आप लेकर के आएंगे पिटीशन तो आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। क्या ये मुनासिब था? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये जो फैसला है ये मौलिक तौर पर तो कोई संवैधानिक हक का मसला नहीं, ये तो राजनीतिक डिसीजन है। और अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी अगर इस खतरे को उठाना चाहती है तो अच्छी बात है, तो उन्होंने इस खतरे को उठाया है कि हाँ, हम भारत के राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करवाना चाहते, हम आदिवासी से उद्घाटन नहीं करवाना चाहते, हम महिला से। हाँ, ये उनका राजनीतिक फैसला है ये। और मुझे लगता है इस राजनीतिक फैसले में जो भी उसके नफे नुकसान होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है, उसने आकलन कर लिया होगा। विपक्ष जो है इसकी मुखालफत कर रहा है, तकरीबन 18-19 पार्टियां जो हैं उन्होंने कहा है कि हम जो है इसमें शामिल नहीं होंगे। वो कैसा स्टैंड मानते हैं?
तो मुझे लगता है कि विपक्ष जो बात कर रहा है उनकी अपनी राजनीतिक समझ है, और वो मैं समझता हूं कि उन्होंने ये तय कर लिया है, वो ये मानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को संसद का उद्घाटन करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि उन्होंने जब ये फैसला किया है तो उनका एक नैतिक फैसला है। कुछ सोच समझ के ही किया होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और मसला आ रहा है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये खबर आई कि अल्लामा इकबाल हों या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, जो कोर्स में शामिल थे, या महात्मा गांधी को भी 4 सेमेस्टर से हटाकर 7 में कर दिया और वहां पे सावरकर को ले आए। ये कितना बड़ा चेंज है और क्या इसको कहेंगे? जो पार्टी सावरकर की दो राष्ट्र के सिद्धांत पर चलती है वो सावरकर को नहीं पढ़ाएगी तो किसको पढ़ाएगी? तो किसको पढ़ाएगी? तो मैं समझता हूं कि वो अपनी पर्सपेक्टिव साफ बता रहे हैं कि हम सावरकर को, वो नहीं, सावरकर को लेकिन अभी मानते हैं। पीएम गए तो वहाँ बाहर अभी गए थे तो वहाँ गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया। वो क्या है कि दुनिया में सावरकर को कौन जानता है, लेकिन दुनिया में महात्मा गांधी को तो सब लोग जानते हैं। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अच्छा, अल्लामा इकबाल कहा कि वो पार्टीशन जो हुआ है देश का उसमें वो शामिल थे, मतलब ये 70-75 साल बाद ये एक नई हिस्ट्री उसमें वो शामिल थे। उनपे ये नजरियाती जो है वो रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कि 1938 में अल्लामा इकबाल की डेथ हो जाती है, बढ़ता है देश 47 में, फिर भी उनपे इल्जाम, ये कहाँ तक इंसाफ है? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि भारत की आजादी की लड़ाई में जिन्होंने सबसे बेहतरीन तराना लिखा, आप उसके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो गलत बात है। और वैचारिक चीजों को हमें गली कूचों की राजनीति में नहीं लाना चाहिए। नहीं, अब अगर ऐसा ये कह रहे हैं तो हमारे उसका क्या होगा जिसने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान? मैं वही कह रहा हूँ, इतना जोरदार तराना उन्होंने लिखा कि सारे जहां से अच्छा, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, इनको गली कूचे की राजनीति में किसी पार्टी को नहीं लाना चाहिए। उन्होंने जो लिखा है, उसको जो पढ़ा है, उसको समझो, पढ़ो, पढ़ाओ लोगों को। नहीं तो क्या ऐसे लिटरेचर जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं, क्या अब उनको दफन कर दिया जाएगा? मुझे लगता है कि साहित्य किसी सरकार के गुलाम नहीं होता। पढ़ने वाले अल्लामा इकबाल को पढ़ेंगे, और अगर कोई उनके साहित्य को पढ़ने से रोक नहीं सकता। अगर वो बैन भी कर देंगे, अंग्रेजों ने कितनी किताबें बैन की, कितने रिसाले बैन किए, सब चले ना, सब पढ़े गए। ये तो नहीं तो फिर सर ये नया भारत का नक्शा कैसा हो जाएगा अगर ये सारी चीजें इस तरीके से बैन की जाएंगी, रोकी जाएंगी, नहीं न पड़ेगी। बहरहाल एक चीज जब सामने होती है, कोर्स में होती है, बातचीत होती है, तो फिर नक्शा कैसा होगा, क्या पढ़ाया क्या जाएगा? देखिए, जुल्म की इंतहा, हर जुल्म की एक इंतहा होती है, और हर एक बदलाव की एक सीमा होती है। मुझे लगता है आज जुल्म और बदलाव के बीच में संघर्ष है, और आने वाले समय में ये बातें साफ हो जाएंगी। 2024 में? वेल, मैं तो 2024 नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि क्योंकि 2024 कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि एक लाइन से चीजें मिट जाएंगी, एक लाइन से चीजें खड़ी हो जाएंगी, लेकिन हम उस दौर में हैं जिस दौर में लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक और बोलने की आजादी का चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी देश के लोकतंत्र में ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिससे हम गुजर रहे हैं, और कष्टों से निकलकर ही हम जिसको कहते हैं कि कष्टों से निकलकर ही जो है लोकतंत्र मजबूत है। एक बड़ी लड़ाई मानी जा रही 2024 की, विपक्ष को आप कैसा देख रहे हैं? क्या वो इकट्ठे हैं कि अभी कुछ कमी है, या कमी है तो कैसे दूर हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और मेरा मानना यह है विपक्ष जो भी रहे वो मजबूत रहना चाहिए। अच्छा, कर्नाटक में एक जीत हुई है, वहाँ हिंदुत्व का बड़ा चर्चा रहा, आपने देखा होगा पूरा चुनाव जो है जय बजरंगबली और क्या क्या तमाम चीजें, इसके बावजूद वहाँ भाजपा की करारी हार हुई है। 224 में से 64 सीटों पर भाजपा सिमट गई, क्या कहेंगे सर? नहीं, बजरंगबली ने श्राप दे दिया उनको, बजरंगबली के श्राप से भारतीय जनता पार्टी हार गई। आइंदा भी ये चीज रह सकती है? वेल, मुझे लगता है कि भगवानों का जो इस्तेमाल करता है तो भगवानों के कोप से बचना चाहिए। भगवानों का कोप शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भारती जी। तो ये थे हमारे साथ अशोक भारती जी,
जिन्होंने बहुत सारी बातें की और बड़े सरल अंदाज में बात की। जाहिर है कि इसी की जरूरत है, बदलाव का दौर है और हम देखेंगे कि बदलाव किस अंदाज का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।